हेलो एंड वेलकम टू नोटबुक आईएएस। माय नेम इज़ मानसी। टुडे इज़ 24 अगस्त और आज हम फिर एक बार आ गए हैं करंट अफेयर्स के डिस्कशन के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। उससे पहले एक मॉर्निंग कोटेशन देख लेते हैं। अफर्मेशन के साथ में आज की शुरुआत करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, टेक रिस्क्स इन योर लाइफ, इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज़ यू कैन गाइड। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि हमें रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। अगर हम जीत जाते हैं तो हम लीड करते हैं, और अगर हम हार जाते हैं तो हम औरों के लिए जो है मिसाल बनते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। ठीक है, तो आज के मॉर्निंग अफर्मेशन के साथ में शुरुआत करते हैं। ये है आज की हाईलाइटेड न्यूज़। आज न्यूज़ में है, नॉट न्यूट्रल, इंडिया ऑन साइड ऑफ पीस सेज मोदी इन यूक्रेन। मोदी जी जो है उन्होंने यूक्रेन में ये बोला है कि नॉट न्यूट्रल, इंडिया ऑन साइड ऑफ पीस। ठीक है, बोला जाता है कि इंडिया और यूक्रेन के जो वॉर में जो इंडिया है उन्होंने बैलेंस एक मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, न्यूट्रलिटी के फेज़ में है इंडिया, बट मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि न्यूट्रल नहीं है हम पीस के साइड है। ठीक है, और आगे इसको और आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अनिल अंबानी एंड 24 अदर्स बैंड बाय सेबी फाइंड 624 CR। अब अनिल अंबानी जो है उन्हें सेबी ने जो है कुछ रीजंस की वजह से जो है बैन कर दिया है और उन पे फ़ाइन इम्पोज किया है। सिर्फ अनिल अंबानी को नहीं, उनके साथ 24 और लोग हैं जिन्हें दोषी पाया गया है। कोई क्या मामला है इस आर्टिकल में देखेंगे, किस मामले के तहत दोषी पाया गया है। उनके ऊपर फ़ाइन जो है टोटल 624 CR जो है फ़ाइन अप्लाई किया गया है। अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्या है इस आर्टिकल का पूरा क्रक्स। Probe violations of rights in Kerala film industry, SHRC। ठीक है, प्रोब वायलेशंस है केरला फिल्म इंडस्ट्री में जो है प्रोब वायलेशंस हुए हैं। क्या वायलेशंस है, क्या स्टेटमेंट दिया है SHRC ने, क्या है ये इंस्टीट्यूट, हम आगे पढ़ेंगे इस आर्टिकल में। इफ़ इंडिया चेंजेस स्टैंड्स पुतिन विल एंड वॉर सेज ज़ेलेंस्की। ठीक है, अब जैसे इसमें बताया मैंने कि मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है, वैसे ही यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है पूरा आगे अच्छे से पढ़ेंगे। Not all insults can be ruled as offense under SC/ST law। SC/ST लॉ के तहत हर इंसल्ट जो है उससे वो पनिशेबल इंसल्ट जो है वो नहीं मानी जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्यों बोला है, क्या है पूरा मामला, हम आगे इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। कावेरी बॉडी सीक्स सेंट्रल नॉट टू कंडक्ट एनवायरमेंटल असेसमेंट। कावेरी रिवर जो है उसके ऊपर एनवायरमेंटल असेसमेंट के लिए जो है सेंटर ने अपनी तरफ से अप्रूवल दिया है। क्यों ये असेसमेंट ज़रूरी है, क्या असेसमेंट होने वाली है, वो हम आगे इस आर्टिकल में देखेंगे। ओडिशा CM लॉन्चेस मच अवेटेड एड स्कीम फॉर वुमेन। ओडिशा CM ने जो है वुमेन के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। क्या है पूरी स्कीम, आगे अच्छे से पढ़ेंगे। क्या उस स्कीम के तहत वुमेन को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी पढ़ेंगे। मनरेगा's plight shows PM's betrayal of ruler India, खारगे। ठीक है, खारगे जी जो है उन्होंने बोला है कि उन्होंने मनरेगा स्कीम को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है। क्रिटिसिज्म में उन्होंने क्या डिटेल में बोला है, क्यों ये बोला गया है और क्या रिपोर्ट्स दिखाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे इस आर्टिकल में। नो इमीडिएट नीड टू कोलैबोरेट विद चाइना ऑन स्पेस, इसरो। अब इसरो ने एक स्टेटमेंट दिया है कि चाइना से इमीडिएट कोलैबोरेशन की अभी ज़रूरत नहीं है। क्या है पूरा स्टेटमेंट, क्यों दिया है ये स्टेटमेंट इसरो ने, वो हम आगे इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। GST एनफोर्समेंट गेट टफ ओनली एज लास्ट रिसोर्ट सेज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने GST के ऊपर कुछ बोला है, कुछ स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, वो हम आगे इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। बांग्लादेश अनरेस्ट हिट्स इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स EEPC। अब EEPC क्या है, ठीक है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स जो है वो उसके बारे में बांग्लादेश ने जो एक हिट पाया है, तो वो क्या है पूरा मामला हम देखेंगे आगे इस आर्टिकल में। ठीक है, डिटेल डिस्कशन हमारा स्टार्ट करते हैं। उसके पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कल के। कल हमने जो आर्टिकल डिस्कस किए थे उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उस क्वेश्चंस का जो है वो डिस्कशन हम करेंगे। क्या है क्वेश्चंस देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
रिगार्डिंग इंडिया स्पेस मिशन। इंडिया के स्पेस मिशन पे कल हमने डिस्कस किया कि इंडिया के ऑन गोइंग स्पेस मिशंस क्या क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, उनके एम क्या है, अब तक कितने टारगेट अचीव हो गए हैं, अब कौन सा लॉन्च होने वाला है, ये सारा पूरा डिटेल डिस्कशन हमने कल किया था। आपको एक और बात देखना है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। चंद्रयान 2 एम्ड टू एक्सप्लोर साउथ पोल ऑफ मून एंड इंक्लूड्स एन ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। अब जो इंडिया के स्पेस मिशंस है उसके रिगार्डिंग ये 3 स्टेटमेंट दिए गए, हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो ये फर्स्ट तो ट्रू है, चंद्रयान 2 का जो है वो ये ऑब्जेक्टिव था, एम था ये। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन वाज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन एंड मेड इंडियाज फर्स्ट एशियन कंट्रीज टू रीच मैरीटाइम ऑर्बिट। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गगनयान इज इंडियाज फर्स्ट क्रूड मिशन इंटेंडेड टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून। ये सही नहीं है। ओके, तो सही आंसर कौन सा हो जाता है? बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लेशियर लेक्स के बारे में। कल हमने ग्लेशियर लेक्स के बारे में पढ़ा कि कैसे क्या होते हैं ग्लेशियर लेक्स। ठीक है, ग्लेशियर लेक्स 189 ग्लेशियर लेक्स को जो है वो हाई रिस्क पे डाला गया है, उससे जो है डिज़ास्टर्स जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक फ़ंड भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इन ग्लेशियर लेक्स को जो है उनको जो है वो प्रिवेंट करने के लिए, उनके डिज़ास्टर्स को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, डिटेल में डिस्कशन कल किया है, आप एक बार जाके देख सकते हैं वो वीडियो। ग्लेशियर लेक्स आर प्राइमरीली फॉर्म्ड by the melting of glaciers and are typically found in mountainous regions। ठीक है, अब ग्लेशियर लेक्स के बारे में बताना है हमें। ग्लेशियर लेक्स के बारे में ये 3 स्टेटमेंट है, वो बताना है कौन से सही है कौन से गलत। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। ग्लेशियर लेक्स कैन पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट due to the potential of glacier lake outburst of floods which can cause downstream flooding and damage. Yes, this is true. The formation of glacier lake is decreasing due to global warming and reduced glacier melts. Yes, this is also correct. ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाता है? C, 2 and 3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूक्रेन के बारे में। इंडिया यूक्रेन अभी फ़िलहाल जो है वो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने विज़िट किया है यूक्रेन को। ठीक है, काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक टाइज जो है वो साइन किए गए हैं, काफ़ी एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, इस वजह से न्यूज़ में है। काफ़ी स्टेटमेंट्स भी बाहर आ रही है, आज भी कुछ न्यूज़ है उससे रिलेटेड, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया यूक्रेन रिलेशंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इंडिया यूक्रेन रिलेशंस के बारे में ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यूक्रेन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स इन इंडिया। इंडिया एंड यूक्रेन हैव अ बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन field of nuclear energy. Ukraine is significant exporter of agriculture products, especially sunflower oil to India. अब इन तीनों में से बताना है हमें सही कौन सा है, तो ये तीनों ही सही है। ठीक है, ये तीनों ही सही है। तीनों जो चीज़ है वो इंडिया और यूक्रेन के रिलेशंस को डिफाइन करती है। आगे बढ़ते हैं। द गोमती रिवर इज़ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन स्टेट ऑफ तिरुपरा। गोमती रिवर के बारे में है ये क्वेश्चन, कल हमने पढ़ा था, गोमती रिवर न्यूज़ में था। ठीक है, बांग्लादेश में जो फ्लड्स आए हुए हैं उसके बारे में था कि उसका ओरिजिन गोमती रिवर पे जो डंपर डैम है उसका ओरिजिन वो नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश में फ्लड्स का जो ओरिजिन है, फ्लड्स क्यों आए हैं? हैवी रेन्स की वजह से। डिटेल डिस्कशन इससे पहले के वीडियो में है, जाके देख सकते हैं आप। द ओरिजिन ऑफ गोमती रिवर इज़ इन दी तिरमुख हिल्स एंड इट फ्लोज थ्रू द उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। The Gomti River is considered sacred and is associated with several important religious sites in Tirupura. ठीक है, तो इसका आंसर जो है सही है 1 and 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे को आज के आर्टिकल्स पे आ जाते हैं। अब आज के आर्टिकल्स क्या कहते हैं, हमें क्या बताते हैं, क्या डिफाइन करते हैं आज की न्यूज़ देखते हैं। नॉट न्यूट्रल, इंडिया ऑन द साइड ऑफ पीस सेज मोदी इन यूक्रेन। अब मोदी जी ने जो है वो इंडिया और यूक्रेन
के टाइस के ऊपर स्ट्रैटेजिक टाइज जो है वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया की यूक्रेन और रशिया के वॉर में जो इंडिया ने अपना बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, जो न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन की हुई है, उससे वो न्यूट्रल पोजीशन नहीं है। इंडिया जो है वो पीस की तरफ है, इंडिया को शांति चाहिए, अमन चाहिए, इस वजह से उन्होंने ये स्टांस अपना मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, इंडिया यूक्रेन का जो ये मीट है उसने 4 एग्रीमेंट्स अब तक के जो है वो साइन किए हुए हैं। उसमें फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, कवरिंग एरियाज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और कल्चरल एडवांसमेंट जो है उसके एरियाज जो है वो कवर किए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं, अनिल अंबानी and 24 others banned by SEBI fined 625 CR। अब ये अनिल अंबानी जो है ये पर्सनल न्यूज़ आ सकता है। अनिल अंबानी जो है उन्हें और उनके साथ साथ 24 और जो लोग हैं उन्हें जो है वो दोषी पाया गया है। सेबी ने एक रिसर्च कंडक्ट करी थी, सेबी ने एक इन्वेस्टिगेशन करी थी उसमें, जिसमें देखा गया था कि अनिल अंबानी जो है वो अपनी खुद की जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी जो है उसके स्टॉक्स के जो पैसे थे वो अपने निजी यूज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, जो सही नहीं है। तो इस वजह से इसके अगेंस्ट सेबी ने जो है वो एक स्टेप लिया है कि उन्हें 5 साल के लिए शेयर मार्केट से बैन कर दिया गया है और उनको इंडिविजुअल फ़ाइन जो है वो 24 करोड़ का फ़ाइन लगा हुआ है और बाकी 25 करोड़ का फ़ाइन लगा हुआ है और बाकी जो 24 अदर्स है इंक्लूडिंग अनिल अंबानी, इनको टोटल 624 CR का फ़ाइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये देखा जाता है सेबी अगर ऐसे कुछ चल रहे होते हैं, ऐसे कुछ ऑनगोइंग इनबैलेंस चल रहे होते हैं, तो सेबी उसमें इंटरवीन करती है, इन्वेस्टिगेट करती है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन पे सेबी को जो है ये मिला है। सेबी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेबी है क्या? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द सिक्योरिटीज़ and Exchange Board of India is the regulatory body for securities and commodity market in India under the administrative domain of Ministry of Finance within Government of India। SEBI जो है वो एक बोर्ड ऑफ इंडिया है जो रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट को, शेयर मार्केट को बेसिकली जो है वो रेगुलेट करता है, एक बोर्ड है ये। ठीक है, तो ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये फाउंड हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। फाउंडर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एजेंसी एग्जीक्यूटिव फिलहाल के लिए चेयरपर्सन कौन है? माधुरी पुरी बुच। ये भी न्यूज़ में थे थोड़े दिनों पहले। माधुरी पुरी बुच जो है उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे सेबी के द्वारा। तो सेबी ऐसी रिसर्च कंडक्ट करते रहते हैं जिसमें जो सेबी के द्वारा नहीं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के द्वारा जो है वो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे। ठीक है, तो ऐसे रिसर्च जो है वो कंडक्ट होते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, रेगुलेट करते रहे सेबी इसको और कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, अनिल अंबानी जी जो है उनको तो 2020 में ही उनको बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया था, बट स्टिल अभी जो है उन्होंने अपने ही स्टॉक्स का जो है गलत इस्तेमाल करके अपने निजी काम के लिए जो है वो यूज़ किया है उसके पैसे को। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या कहता है? प्रोब वायलेशन ऑफ राइट्स इन केरला फिल्म इंडस्ट्री, SHRC। ठीक है, केरला स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, केरला स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या बोला है कि जो एक इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करी जाए जिसमें कि थोड़े दिनों पहले हेमा पैनल रिपोर्ट जो है वो काफ़ी न्यूज़ में था, उसी से रिलेटेड है ये। जो हेमा पैनल रिपोर्ट जो निकली है जिसमें जो क्रिमिनल्स या फिर जो विक्टिम्स पाए गए हैं, विक्टिम्स की प्राइवेसी की वजह से उन्होंने कोई FIR लॉन्च नहीं करी है। ठीक है, तो एक ऐसा रेगुलेटरी या ऐसा एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एस्टैब्लिश होना चाहिए जो प्राइवेसी को भी मेंटेन करे उनकी, और बाहर आके जो है ऐसे विक्टिम्स जो है बाहर आके बताए कि हमारे साथ में ये असॉल्ट हुआ है या हरासमेंट हुई है। ठीक है, हेमा पैनल रिपोर्ट बेसिकली क्या है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो
जो जेंडर बायसनेस और जो सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं उसके लिए एक पैनल बिठाया गया था उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, अभी तक कोई एफआईआर फाइल नहीं हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कोई बाहर नहीं आना चाहता है, मतलब बाहर आके बताना नहीं चाहता कोई भी विक्टिम जो है वो, क्योंकि उनका प्राइवेसी का इशू होता है और सोसाइटल प्रेशर इतना होता है कि नहीं बाहर आ पाते। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो है SHRC स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो है बोला है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो स्पेशल टास्क फोर्स या फिर ट्रिब्यूनल जो है वो एड्रेस करने के लिए होना चाहिए ये सारी चीज़ों को। ठीक है, अभी तक का ये है इसका पूरा क्रक्स। आगे देखते हैं, केरला स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जान लेते हैं। Human Rights Commission was established in 1998 under the provisions of Protection of Human Rights Act। ठीक है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के तहत केरला स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1998 में। ये याद रखना है, ईयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली टू एड्रेस वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स विद इन द स्टेट। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? द कमीशन इज़ हेडक्वार्टर्ड इन तिरुवनंतपुरम केरला। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो तिरुवनंतपुरम केरला में है। अब इसके फंक्शंस और पावर्स क्या है? इन्वेस्टिगेशन रोल, The KSHRC has authority to inquire the complaints of human right violation or negligence in public servants in prevention of such violations। ठीक है, ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर जो है ये बॉडी जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान देती है। ह्यूमन राइट वायलेशन को प्रिवेंट करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी है ये। Human Rights and Education, the Commission promotes human rights awareness through education and advocacy। ठीक है, ये प्रमोट भी करता है ह्यूमन राइट्स और एजुकेशन को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं नोटेबल एक्शंस क्या के लिए है। द KSHRC हैज़ बिन एक्टिव इन एड्रेसिंग वेरियस ह्यूमन राइट्स इशूज़ इन केरला इंक्लूडिंग police excuses, custodial deaths and violations of rights of marginalized community। marginalized community के जो rights है उसको violate करने पे भी जो है इन्होंने initiatives काफ़ी उठाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। इफ इंडिया चेंजेस स्टांस पुतिन विल एंड वॉर सेज ज़ेलेंस्की। अब यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, ज़ेलेंस्की नाम है उनका, उन्होंने ये बोला है कि अगर इंडिया जो है अपना बैलेंस वाला, न्यूट्रल वाला जो स्टांस है उसे बदल दे या फिर उसे चेंज कर दे तो जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो जो है वो वॉर को हॉल्ट पे रख देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों बोला गया है उनकी तरफ से? मतलब एक तरफ से उन्होंने इंडिया को जो है एक उनका सुप्रीम, मतलब ऐसे पावरफुल नेशन कहने की जो है वो कोशिश करी गई है। अगर इंडिया स्टांस बदलती है तो वॉर जो है वो हॉल्ट पे जा सकता है, ऐसा ज़ेलेंस्की का कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट ऑल इंसल्ट्स कैन बी रूल्ड एज पर ऑफेंस अंडर SC/ST लॉ। अब SC/ST लॉ जो है, SC/ST लॉ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, ये क्या बताता है हमें? पहले के ज़माने में क्या होता था ना, आप सबको पता है कि पहले SC और ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सही है, मतलब इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन सही है कि उनको वोट भी डालने नहीं जा पाते थे। वो अगर वोट डालने चले गए तो फिर उनको मार देते थे या फिर मार पिटाई होती थी उनकी। तो ऐसी चीज़ें थी, इसके जैसा ही और कुछ भी था। तो तभी एक लॉ जो है वो लाया गया, उसका नाम था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 ये लॉ लाया गया। इस लॉ के तहत अगर कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करता हुआ देखा गया या फिर कोई
किसी के ऊपर अगर मतलब कास्ट की वजह से जो है अगर उनको कोई डैमेज हुआ, अगर किसी ने कास्ट की वजह से उनको जो है वो कम फील करवाया या फिर उनकी पब्लिकली इंसल्ट करी, तो इस एक्ट के तहत क्या होगा कि मतलब सिर्फ रजिस्टर भी नहीं होगा, अगर पुलिस में अगर एफआईआर कर दी तो वो बिना किसी कोई उसके उनको उठा के जेल में डाल देंगे। ऐसा था तभी ये एक्ट जो है तभी इतना पावरफुल था। अभी रिसेंट टाइम्स में ये एक्ट क्यों न्यूज़ में है, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एक्ट SC/ST का जो एक्ट है उससे जो है एक मतलब जो पनिशमेंट्स दी जाती थी पहले, कैसी पनिशमेंट्स दी जाती थी कि आप मतलब जिसके साथ में हुआ है ये इंसल्ट वो आके बस बता देगा पुलिस स्टेशन में कैसे हुआ है, वो जो क्रिमिनल को जो है वो जेल में डाल दिया जाएगा सीधे सीधे, उसको कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, कोई उसको वक्त नहीं दिया जाएगा कि अपना भी एक्सप्लेनेशन दे, वो सीधा उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। बट अभी क्या हुआ है, अभी ये बोला जा रहा है कि जो पनिशमेंट है उसको जो है पब्लिकली जो है वो देखा जाना चाहिए। कोई मतलब ऐसे एरियाज़ में नहीं जहाँ मतलब जो विटनेसेस ज़्यादा हो उसके अगर देखा हो पब्लिकली, अगर बहुत सारे लोगों ने उसे देखा हो कि हाँ ये इंसल्ट हुई है, तो ही उनको जो है वो इस एक्ट के तहत जो है वो जेल में डाला जाएगा या पनिशमेंट्स दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Supreme Court of India recently ruled that all insults against the individual belonging to scheduled caste and scheduled tribes can be considered offence under SC/ST Prevention of Atrocities Act. The court emphasized that for an offence to be established under Act, it is essential that the insult or intimidation is directly linked to the victim's caste and intended to humans because they belong to SC/ST community. Additionally, the court highlighted that the offence must occur within public view. ये इम्पॉर्टेंट है, विद इन पब्लिक व्यू होना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ के विटनेसेस काफ़ी होने चाहिए कि हाँ ये हुआ है, इनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या इनकी कास्ट के ऊपर बोला गया है। ठीक है, तो ये विद इन पब्लिक व्यू होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कावेरी बॉडी सीक्स सेंटर्स नॉड टू कंडक्ट एनवायरमेंटल असेसमेंट। अब कावेरी रिवर जो है उसके ऊपर एनवायरमेंटल असेसमेंट के लिए जो है सेंटर ने अप्रूवल दे दिया गया है। ठीक है, अब The Kaveri Water Management Authority has requested Indian governments to approve to conduct an environmental impact assessment EIA for Kaveri Basin. The assessment is intended to analyze the ecological effects of water management and distribution within basin. ठीक है, जो वाटर मैनेजमेंट के जो इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स है उसे बेसिकली स्टडी करने के लिए इस असेसमेंट को जो है वो कैरी आउट किया जा रहा है और सेंटर के द्वारा जो है वो अप्रूवल दे दिया गया है इसको। ठीक है, कावेरी रिवर देख लेते हैं। ठीक है, ये तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ से जो है कावेरी रिवर जो है ये देख रहे हैं आप, ये जाके कर्नाटका में ऐसे आती है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कावेरी रिवर के बारे में जान लेते हैं। इट एक्सटेंड्स ओवर स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुंडीचेरी। ठीक है, ये चारों जो स्टेट्स है और तीनों जो स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरी जो है पुंडीचेरी, वहाँ पर एक्सटेंड करती है कावेरी रिवर। It is bounded by Western Ghats on the west, by Eastern Ghats on the east and south by ridge separating it from Krishna Basin and Pennar Basin to north. ठीक है, इसको जो वेस्टर्न घाट से जो है एक साइड से बाउंड किया गया है, दूसरी तरफ से ईस्टर्न घाट से बाउंड किया गया है। ठीक है, द कावेरी रिवर इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर की ये सबसे बड़ी रिवर है उस पेनिनसुलर की। ओरिजिन कहाँ का है इसका? It rises at elevation of 1341 meters at Talakavari on Brahmagiri range near Cherangala village of district of Karnataka. The river drains into Bay of Bengal. ये ड्रेन कहाँ करती है? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है इसकी? हरंगी, हेमवती, शिमशा एंड अरकवती। मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इसकी?
ये मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। बेसिन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वेस्टर्न घाट्स, द प्लेटू ऑफ मैसूर एंड डेल्टा। द डेल्टा एरियाज मोस्ट फर्टाइल ट्रैक इन बेसिन। ठीक है, ये कावेरी रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसमें बस आपको कहा इसका लोकेशन पता होना चाहिए, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स से जो है वो बाउंड करती है वो पता होना चाहिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है एक्सटेंड करती है वो पता होना चाहिए, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। ठीक है, और ड्रेन कहाँ करती है वो भी पता होना चाहिए, कहाँ ड्रेन करती है, वेस्ट बे ऑफ बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा सीएम लॉन्चेस मच अवेटेड एड स्कीम फॉर वुमेन। अब ओडिशा गवर्नमेंट ने जो है वो विमेन के लिए एक स्कीम लॉन्च करी है। जैसे कि हमने देखा महाराष्ट्र में पहले जो है माझी लाडकी बहन योजना का जो है वो योजना जो है वो लॉन्च करी गई, जिसके तहत जो है वो हर महीने 1500 जो है वो विमेन के बैंक अकाउंट्स में जो है वो ट्रांसफ़र कराए जाएंगे। और एज ग्रुप क्या था उसका, 21 to 60 ईयर्स एज ग्रुप के बीच में जो है वो विमेन जो है उनको ये फाइनेंशियल एड जो है वो दिया जाएगा। दूसरा हमने देखा कि ओडिशा गवर्नमेंट ने जो है ओडिशा गवर्नमेंट ने भी एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम जो है वो सुभद्रा योजना है। सुभद्रा योजना जो है, सुभद्रा स्कीम जो है उसका नाम है। उस स्कीम के तहत जो है जो विमेन है 21 to 60 ईयर्स के बीच में जो लाई करते हैं विमेन, उनको जो है वो 2 फेजेस में जो है पैसे दिए जाएंगे। एनुअली 10,000 रुपीज़ जो है वो उन्हें दिए जाएंगे एनुअली। ओके, 2 फेजेस में उनके पैसे जो है वो दिए जाएंगे। एक तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल वुमेंस डे पे उनको जो है वो एक फेज़ में पैसे दिए जाएंगे, और दूसरा जो है वो राखी पूर्णिमा पे जो है उन्हें जो है वो पैसे दिए जाएंगे। ये 2 फेज़ में पैसे डिवाइड होंगे। 10,000 जो है वो एनुअली दिए जाएंगे। और ये ओडिशा गवर्नमेंट का प्लान जो है ये 5 ईयर्स का प्लान है। अभी 2024-25 के बजट से ये स्टार्ट होगा, ये हो चुका है स्टार्ट, और एंड होगा 28-29 बजट तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनरेगा's pledge shows PM's betrayal of rural India, खारगे। मनरेगा स्कीम को जो है वो क्रिटिसिज्म मिल रहा है। ठीक है, मनरेगा स्कीम के बारे में, मनरेगा स्कीम बेसिकली क्या थी, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो परिवार थे उन्हें जो है वो रोज़गार प्रोवाइड कराने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था, जिसमें कि जो स्टार्टिंग के 100 दिन हैं उसे कंफर्म रोज़गार उन्हें मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफ हैंडलिंग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, labeling a living monument प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's betrayal for rural India। ठीक है, अब कौन से फैक्टर्स को लेके उन्होंने क्रिटिसाइज किया है वो देखते हैं। लो वेजेस एंड लिमिटेड वर्क। खारगे पॉइंटेड आउट दैट मनरेगा currently supports 13.3 crore active workers, yet these workers face low wages with daily earning average just 213 rupees। जो खारगे जो है उन्होंने ये क्रिटिसिज्म दिया है कि लो वेजेस जो है वो मिल रहे हैं। अभी जो है वो 13.3 करोड़ जो है वो एक्टिव वर्कर्स जो है वो है, उनको जो है कम, मतलब बहुत कम वेजेस में 213 रुपये जो है उनको कम वेजेस में जो है वो मिल रहे हैं। इतने ज़्यादा लो वेजेस पे काम नहीं हो सकता, ऐसे उन्होंने बताने की कोशिश करी है। जॉब कार्ड डिलीटेशन। खारगे अक्यूज दैट मोदी गवर्नमेंट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड आधार टू डिलीट ओवर 7 करोड़ जॉब कार्ड्स, effectively cutting off millions of rural households from मनरेगा। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म है उनकी तरफ से। हर स्कीम को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, चाहे वो कितनी ही सक्सेसफुल हो, फिर भी क्रिटिसिज्म मिलता है अपोजिशन के द्वारा। ठीक है, बट फैक्ट्स जो है वो हमें पता होने चाहिए कि कौन से फैक्ट्स पे जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नो इमीडिएट नीड टू कोलैबोरेट विथ
चाइना ऑन स्पेस इसरो। अब इसरो ने जो है ये बोला है कि हमें चाइना के साथ में इमीडिएट कोलैबोरेशन की कोई नीड नहीं है, ठीक है, इमीडिएट कोलैबोरेशन ज़रूरी नहीं है। किस बेसिस पे उन्होंने कहा है देख लेते हैं। कोलैबोरेशन विद चाइना ऑन स्पेस रिसर्च एंड मिशन इसरो स्टैंड्स रिफ्लेक्ट इंडियाज करंट स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज इन स्पेस एक्सप्लोरेशन which focuses on strengthening partnership with countries that share similar values and goal in space activities such as United States and European nations। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्यों कहा गया है इसरो की तरफ से, ये बता रहे हैं कि हमें जो है वो सिमिलर वैल्यू सिस्टम पे के जो कंट्रीज़ है उनके साथ मिल के जो है वो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्पेस रिसर्च जो है वो कंडक्ट करानी चाहिए, न कि चाइना के साथ में। ठीक है, की पॉइंट्स देख लेते हैं। करंट फोकस इसरो इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कोलैबोरेशन विद कंट्रीज दैट अलाइन द इंडिया स्पेस ऑब्जेक्टिव सच एज ऑनगोइंग नासा इसरो मिशन एंड अदर इंटरनेशनल पार्टनरशिप। ठीक है, ऑनगोइंग जो नासा इसरो मिशन है उसको एग्जाम्पल लेके कह रहे हैं कि ऐसे जो ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने में जो कंट्रीज हेल्प कर रही है उनके साथ में कोलैबोरेशन करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। Strategic considerations. Given the geopolitical climate and security concerns, ISRO's caution approach towards China highlights India's focus on maintaining autonomy and strategic partnership that support its long-term space goal. Future possibilities. ISRO does not rule out collaboration with China but states that any decision would depend on mutual benefits and specific requirements may arise in future। ठीक है, ऐसे कोई इतना हार्श और स्टेटमेंट नहीं दिया है कि चाइना के साथ में बिल्कुल ही कोई स्पेस मिशन नहीं करेंगे बट वो नेसेसरी वक्त पे नेसेसरी चीज़ों के लिए किया जाएगा। अभी जो ऑब्जेक्टिव्स इसरो को अचीव करने हैं इंडियन स्पेस रिसर्च के लिए वो और जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स जो मैच हो रहे हैं, जो वैल्यूज़ जो मैच हो रही है उनके साथ वो भी कोलैबोरेशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी एनफोर्समेंट गेट टफ ओनली एज लास्ट रिसोर्ट सेज फाइनेंस मिनिस्टर। निर्मला सीतारमन जी ने बताया है कि जो जीएसटी एनफोर्समेंट है, ठीक है, जीएसटी एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स है, GST enforcement officials have emphasizing that stagnant action should be taken as last resort। ठीक है, जो GST में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है, GST के ऊपर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं या फिर जो टैक्स पे करने से बच रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो एक स्टैग्नेंट एक्शन लेने का जो है वो निर्मला सीतारमन का लास्ट रिसोर्ट उन्होंने बोला है कि अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो मुझे लेना पड़ेगा इनके अगेंस्ट। की पॉइंट्स देख लेते हैं। एनफोर्समेंट एज लास्ट रिसोर्ट। सीतारमन एडवाइज्ड दैट एग्रेसिव एनफोर्समेंट मेजर्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर केसेस वेयर देयर इज क्लियर एविडेंस ऑफ टैक्स एविशन। ठीक है, टैक्स एविशन के जहाँ पर क्लियर एविडेंसेस दिखाई देंगे उन्हें जो है उनके खिलाफ जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। द गोल इज़ टू अवॉइड हरासिंग ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। ठीक है, गोल इस सब कुछ का क्या गोल है, क्यों करना चाह रहे हैं ये निर्मला सीतारमन जी, ताकि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, उनके साथ में अनफेयर ना हो। ठीक है, जो टैक्स पे कर रहे हैं और बाकी जो टैक्स से बच रहे हैं तो मतलब प्रॉब्लम तो होगी, इम्बैलेंस क्रिएट होगा, तो इस वजह से जो है उन्होंने अनफेयर होगा एक तरीके से, इस वजह से उन्होंने ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स का पर्सपेक्टिव जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ये बोला है कि जो नहीं पे कर रहे हैं या जो बच रहे हैं टैक्स पे करने से उनके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। फोकस ऑन genuine evasion. The directive emphasizes targeting genuine tax evasion rather than minor or unintentional compliances error। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बांग्लादेश अनरेस्ट हिट्स इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स EEPC। ठीक है, EEPC जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली फोकस करता है इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर। बांग्लादेश में जो अभी जो अनस्टेबिलिटी पैदा हुई है उससे जो है जो बता रहे आगे
context, the political unrest in Bangladesh has impacted the trade between India and Bangladesh. ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड जो है वो इफेक्ट हुआ है बहुत बहुत बुरे तरीके से। जो पॉलिटिकल अनरेस्ट जो हो रहा है बांग्लादेश में काफ़ी वक्त से, पर्टिकुलरली इन इंजीनियरिंग सेक्टर में पर्टिकुलरली जो है वो ज़्यादा अनरेस्ट हुआ है। दिस सिचुएशन हैज़ रेज्ड कंसर्न्स विद इन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में ये सिचुएशन ने कंसर्न पैदा किया है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? ड्यू टू अनरेस्ट देयर हैज़ बिन डिसरप्शन इन शिपमेंट एंड डिलेज इन पेमेंट विच हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फ्लो ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स का जो फ्लो है उसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट इस वजह से पड़ा हुआ है कि ये अनसर्टेनिटी जो पैदा हुई है उससे जो है वो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत में आ गया है। इस वजह से इंजीनियरिंग गुड्स का जो है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा है। Economic implication: the unrest could potentially lead to decrease in export revenue from Bangladesh, which would affect the overall growth of India's engineering export. EEPC is closely monitoring the situation and is in touch with stakeholders to mitigate the effect. ठीक है, ये EEPC जो है वो इस इफेक्ट को जो है वो मिटिगेट करने की कोशिश कर रहा है। Government response: the Indian government and EEPC are working together to address the challenges, including exploring alternative markets and ensuring the exporters receive necessary support during this period of insanity. ये इंस्टेबिलिटी के पीरियड में जो है वो इंडियन गवर्नमेंट और EEPC जो है वो मिलके जो है वो इनिशिएटिव निकाल रहे हैं नए कि कोई और तरीके से ट्रेड हो जाए या फिर कोई और तरीके से जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं उसे जो है वो इजी तरीके से हम हैंडल कर पाए। दोनों मिलके जो है वो इस इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन में जो है वो अपना काम जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आज के डिटेल डिस्कशन के टॉपिक्स यही ख़त्म होते हैं। हम उसके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कावेरी रिवर। द कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। द रिवर फ्लोज थ्रू कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु before emptying in Bay of Bengal. Kaveri river is often referred to as गंगा ऑफ साउथ। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कावेरी रिवर से संबंधित कौन सा सबसे सही स्टेटमेंट है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इट इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी सुभद्रा योजना। अब सुभद्रा योजना उड़ीसा की गवर्नमेंट ने जो है वो भी लॉन्च करी है विमेन के लिए, तो उसके तहत जो ये 3 स्टेटमेंट है वो हमें बताना है कौन से सबसे सही है। इट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम लॉन्च बाय ओडिशा गवर्नमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। द स्कीम प्राइमरीली एम्स टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरिया। Subhadra Yojana is targeted towards improving maternal and child health in Odisha। इन तीनों में से सबसे सही कौन सा आंसर है, कौन से स्टेटमेंट सबसे सही है सुभद्रा योजना के तहत, वो हमें बताना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Which of the following statement is are correct regarding the Securities and Exchange Board of India? सेबी के लिए ये 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से बताना है सेबी के बारे में कौन से सबसे सही स्टेटमेंट है। सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बाय सेबी एक्ट 1992। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेबी इज टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। सेबी हैज़ अथॉरिटी टू इम्पोज पेनल्टीज ऑन मार्केट पार्टिसिपेशन फॉर वायोलेशन ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, ये तीनों में से सेबी के बारे में सबसे सही कौन सा आंसर है वो बताना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफ़ी क्वेश्चंस। आर्टिकल से रिलेटेड आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका आर्टिकल की रिवीजन भी होती है, जो पढ़ा है आपने उसकी रिवीजन भी होती है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ गैदर हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यही समाप्त करते हैं हमारा डिटेल डिस्कशन। कल फिर से मैं आऊँगी आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन के साथ में करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।